आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ी विचलित करने वाली तस्वीर पर बात करने वाले हैं। मतलब वर्तमान विश्व व्यवस्था पर अगर नजर डालें ना, तो स्रोत सामग्री में एक बहुत ही प्रासंगिक छवि पेश की गई है। वैचारिक दिवालियेपन वाली छवि है ना? बिल्कुल। स्रोत के अनुसार हमारा समाज एक वैचारिक दिवालियेपन के कगार पे खड़ा है, मतलब आइडियोलॉजिकल बैंक्रप्सी। अगर इतिहास को देखें तो स्रोत बड़ी बेबाकी से कहता है कि साम्यवाद या कम्युनिज्म लगभग इतिहास के कूड़ेदान में जा चुका है। हाँ, और दूसरी ओर पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म भी अपने अस्तित्व के गहरे संकट से जूझ रहा है। एकदम सही। और इसका कारण स्रोत में बहुत ही तार्किक बताया गया है। कहा गया है कि गरीबी के एक विशाल अंतहीन मरुस्थल के बीच समृद्धि के कुछ गिने चुने नखलिस्तान यानी ओएसिस वो लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह सकते। बिल्कुल नहीं रह सकते। जब चारों तरफ अभाव और निराशा का रेगिस्तान फैल रहा हो, तो मुट्ठी भर लोगों की संपन्नता का वो जो नखलिस्तान है ना, वो कभी भी उस रेगिस्तान की आंधी में दफन हो सकता है। सही बात है। और इसीलिए आज का हमारा जो मिशन है वो ये है कि हम नियो ह्यूमैनिज्म, द पाथ टू यूनिवर्सल हार्मनी के अंशों का अध्ययन करें। एक विद्यार्थी के नजरिए से यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि पारंपरिक मानवतावाद की सीमाएं क्या थी और कैसे ये जो नया ढांचा है नव्य मानवतावाद, ये आंतरिक आध्यात्मिकता और बाहरी सामाजिक कार्यों के बीच संतुलन बनाता है। हाँ, क्योंकि पुरानी मान्यताएं अब साफ तौर पर टूट रही हैं। समाजशास्त्री एक नई सभ्यता की खोज में है और इसी संदर्भ में नव्य मानवतावाद को इस घोर अंधकार में एक दिए की टिमटिमाती लौ की तरह देखा जा रहा है। लेकिन इस नई सभ्यता की जरूरत को समझने से पहले मुझे लगता है ये जानना जरूरी है कि अतीत की विचारधाराएं आखिर फेल क्यों हुई। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार अतीत के जो अधिकांश दर्शन थे ना, वो बहुत एकांगी थे, मतलब वन साइडेड। कुछ दर्शनों ने अपना पूरा ध्यान केवल आध्यात्मिक जगत पर लगा दिया, जिनका तर्क या वैज्ञानिक सोच से कोई लेना देना ही नहीं था। वो एक तरह से पलायनवाद में बदल गए ना। हाँ, दुनिया से भागने लगे। एकदम सही। और इसके ठीक विपरीत कुछ ऐसे दर्शन आए जो पूरी तरह से सिर्फ बौद्धिक और तर्क पर आधारित थे, लेकिन उनमें मानवीय भावनाओं या सामाजिक यथार्थ के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। और अंततः पूरी तरह से भौतिकवादी दर्शन सामने आए, जिन्होंने केवल उसी चीज को सच माना जिसे देखा या छुआ जा सके। लेकिन भौतिकवादी दर्शन तो शुरुआत में बहुत आकर्षक लगते हैं ना। मतलब वो सीधे तौर पर रोटी, कपड़ा और मकान की बात करते हैं, जो कि जरूरी भी है। लगते तो हैं, लेकिन यथार्थ की कठोर जमीन पर उनके विफल होने का कारण भी उनके भीतर ही छुपा था। स्रोत यहाँ समानता थोपने वाले दर्शनों की विफलता पर बहुत जोर देता है। अच्छा, समानता थोपना पर एक आम नजरिए से देखें तो समानता तो एक बेहद सकारात्मक और न्यायपूर्ण बात लगती है। फिर किसी दर्शन का पतन इस समानता के कारण कैसे हो सकता है? यहीं पे स्रोत एक बहुत गहरा दार्शनिक बिंदु रखता है। एक संस्कृत का वाक्यांश इस्तेमाल किया गया है, वैचित्र्यम प्राकृत धर्मः, मतलब विविधता या विचित्रता प्रकृति का मूल स्वभाव है। डाइवर्सिटी, राइट? हाँ, डाइवर्सिटी। प्रकृति में कोई भी दो चीजें पूरी तरह से एक जैसी नहीं हो सकती। एक जंगल में हर पेड़ की ऊंचाई अलग होती है, हर इंसान के सोचने का तरीका अलग होता है। तो जब किसी राजनीतिक प्रणाली ने, जैसे कि साम्यवाद ने, इस प्राकृतिक विविधता को नजरअंदाज करके एक कृत्रिम समानता थोपने की कोशिश की तो क्या हुआ? तो समाज की स्वाभाविक गतिशीलता ही खत्म हो गई, और गतिशीलता के अभाव में ये दर्शन एक रुके हुए तालाब या कह ले अवरुद्ध जलाशय में तब्दील हो गए। रुके हुए तालाब में तो ताजा पानी नहीं आता, वहां केवल दलदल बनता है। गतिशीलता का रुकना ही पतन की शुरुआत है। और इस दार्शनिक शून्यता का जो असर आज के इंसान की मानसिकता पर पड़ रहा है ना, वो और भी जटिल है। वो कैसे? स्रोत में अंतर्जगत के छंद और बाह्य जगत के छंद के बीच टकराव का जिक्र है। इसे मैं एक तकनीकी सादृश्य से समझाना चाहूंगा। हमारी बाहरी दुनिया एक बहुत ही अत्याधुनिक और हाई स्पीड कंप्यूटर हार्डवेयर की तरह तेज गति से भाग रही है। रोज नई तकनीक, नई नीतियां। हाँ, दुनिया तो बहुत तेज भाग रही है। लेकिन मनुष्य के भीतर जो भावनाएं हैं, मूल्य हैं, जो उसकी मानसिक शांति का छंद या रिदम है, वो सॉफ्टवेयर दशकों पुराना और धीमा है। तो जब ये पुराना सॉफ्टवेयर उस हाई स्पीड हार्डवेयर पर चलने की कोशिश करता है, तो दोनों के बीच कोई सिंक नहीं होता और सिस्टम क्रैश होने लगता है। अरे वाह, ये उपमा तो बहुत बढ़िया है और ये आधुनिक मानसिक संकट की एकदम सटीक व्याख्या करती है।
इंसान आज भौतिक सुख सुविधाओं से घिरा है, लेकिन फिर भी जो मानसिक थकान और अवसाद महसूस कर रहा है वो इसी सिंक के टूट जाने के कारण है। हाँ, स्रोत भी स्पष्ट रूप से बताता है कि बाहरी गति के साथ संतुलन बनाने में मनुष्य का मन हाँफ रहा है। शिक्षित वर्ग में जो मानसिक तनाव बढ़ रहा है वो इसी असंतुलन का परिणाम है। अंतर्मन जिस शांति को खोजता है वो बाहरी दुनिया की अंधी दौड़ में उसे कहीं मिलती ही नहीं। वाह, केवल शोर है। तो अगर आंतरिक और बाहरी दुनिया के बीच ये असंतुलन ही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, तो इस टूटे हुए तालमेल को ठीक करने में आखिर रुकावट क्या है? रुकावट है हमारी वो संकीर्ण वफादारियां जिन्हें स्रोत भाव प्रवणताएं या सेंटिमेंट्स कहता है। ये भावनाएं मनुष्य के मन को एक बहुत छोटे से दायरे में कैद कर देती हैं। अच्छा, जैसे सबसे पहले आता है भौगोलिक भाव प्रवणता या जियो सेंटिमेंट। ये वो भावावेग है जो किसी व्यक्ति को धरती के एक छोटे से टुकड़े से मनोवैज्ञानिक रूप से बांध देता है। मतलब सिर्फ अपनी जमीन या देश से लगाओ। हाँ, और इसी से जियो पैट्रियोटिज्म, जियो इकोनॉमिक्स और जियो रिलीजन जैसी विचारधाराएं जन्म लेती हैं। मनुष्य का मन तो अनंत आकाश में उड़ना चाहता है, लेकिन जब वो किसी विशेष भौगोलिक सीमा को ही अपना सर्वस्व मान लेता है तो उसकी सोच उस सीमा पर आकर दीवार से टकरा जाती है। और स्रोत के अनुसार ये संकीर्णता मनुष्य की सर्वोच्च संपदा, जिसे भक्ति कहा गया है, उसे नष्ट कर देती है ना? बिल्कुल, व्यक्ति का दृष्टिकोण खंडित हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बात उठती है, मतलब प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखें तो देशों और सीमाओं का होना तो एक तार्किक आवश्यकता लगती है। दुनिया चलाने के लिए कुछ भौगोलिक विभाजन तो जरूरी है ही। हाँ, प्रशासनिक विभाजन जरूरी है। समस्या तब शुरू होती है जब ये विभाजन एक मनोवैज्ञानिक पिंजरे में बदल जाता है। राइट, जहाँ सीमा के उस पार रहने वाले को लोग स्वाभाविक रूप से एक खतरे के रूप में देखने लगते हैं। एकदम सही। और ये खतरा तब और भयानक हो जाता है जब एक और भाव प्रवणता तस्वीर में आती है, सामाजिक भाव प्रवणता या सोशियो सेंटिमेंट। ये जमीन से नहीं बल्कि समाज से जुड़ी होती है। हाँ, ये किसी जमीन के बजाय एक विशेष सामाजिक समूह, जाति, धर्म या जनगोष्ठी से जुड़ी होती है। और ये भौगोलिक भाव प्रवणता से भी अधिक विनाशकारी साबित हुई है। वो कैसे? क्योंकि इसमें व्यक्ति केवल अपने समूह के फायदे के बारे में सोचता है और इसके लिए वो दूसरे समूहों का अहित करने या उनका शोषण करने से भी नहीं हिचकता। अगर आप इतिहास के पन्ने पलटे तो सबसे ज्यादा रक्तपात इन्हीं सामाजिक भाव प्रवणताओं के कारण हुए हैं। ये तो वही हम बनाम वो वाली बात हो गई, अस वर्सेस देम। बिल्कुल, जो मानवता एक विशाल नदी की तरह बहनी चाहिए थी, वो इन भावनाओं के कारण फिर से उसी बदबूदार तालाब में बदल जाती है। अगर इसे हम उस शुरुआती ओएसिस वाले विचार से जोड़ें तो ये सामाजिक और भौगोलिक भाव प्रवणताएं ही वो अदृश्य दीवारें हैं जो उस नखलिस्तान के चारों ओर खड़ी की जाती हैं, है ना? मतलब एक समूह संसाधनों पर कब्जा कर लेता है और बाकी दुनिया को रेगिस्तान में छोड़ देता है। एकदम सही एनालॉजी है ये। तो इन संकीर्ण सीमाओं के इतने भयंकर नुकसान देखने के बाद किसी को भी लगेगा कि इन सीमाओं को पूरी तरह से मिटा देना चाहिए। और शायद इसी विचार ने पारंपरिक मानवतावाद या ह्यूमनिज्म को जन्म दिया होगा कि भाई हम सब इंसान हैं। सुनने में तो ये एक परफेक्ट सॉल्यूशन लगता है, लेकिन यहीं पर स्रोत इस चर्चा का सबसे बड़ा चौंकाने वाला सच उजागर करता है, जिसे हम आहा मोमेंट कह सकते हैं। पारंपरिक मानवतावाद भी अपने आप में अधूरा है। सच में? मतलब हमने तो हमेशा ह्यूमनिज्म को एक सर्वोच्च आदर्श माना है, इसमें क्या कमी रह गई? कमी ये है कि पारंपरिक मानवतावाद की नींव में भी एक प्रकार की संकीर्णता छिपी है। उसने केवल और केवल मनुष्यों की चिंता की, प्रकृति, पेड़ों, नदियों और दूसरे जीवों को तो उसने अपनी करुणा के दायरे से बाहर ही रखा। उसने इंसान को ब्रह्मांड के केंद्र में बिठा दिया और बाकी हर चीज को सिर्फ उपयोग की वस्तु मान लिया। ओह, अब मुझे श्रोप का वो हिल्सा मछली वाला उदाहरण याद आ रहा है। वो इस विडंबना को बेनकाब करने के लिए एक बहुत ही शानदार टूल है। हाँ, वो उदाहरण बहुत ही दिलचस्प है। मतलब उसमें बताया गया है कि अतीत में ऐसे कई महान विचारक और महात्मा हुए जो पीड़ित मानवता के दुखों को देखकर रोते थे, मनुष्यों के अधिकारों के लिए लंबी लड़ाई लड़ते थे, लेकिन दिन ढलने के बाद वही महान लोग आराम से बैठकर हिल्सा मछली खाते थे। बिल्कुल, उस करुणा में उस मछली के तड़पने का कोई विचार शामिल नहीं था। एक और उदाहरण है ना एक संत का, जो शहद में डूबे हुए पतंगे खाते थे,
ये सोचे बिना कि उस छोटे से जीव में भी जीवन है। ये विरोधाभास तो बहुत गहरा। और इन उदाहरणों का उद्देश्य किसी की डाइट पर सवाल उठाना नहीं है, बल्कि उस मनोवैज्ञानिक ब्लाइंड स्पॉट को उजागर करना है जो मानवतावाद के केंद्र में है। मनुष्य की करुणा एक सीमा पर आकर अचानक शून्य क्यों हो जाती है? सही कहा। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि पारंपरिक मानवतावाद वास्तव में करुणा का कोई सार्वभौमिक विस्तार नहीं था। वो बस एक तरह का एक्सक्लूसिव वीआईपी क्लब था। वीआईपी क्लब, हाँ, ये सही शब्द है ना? जिसके दरवाजे सिर्फ इंसान होने की शर्त पर खुलते थे। जानवरों या प्रकृति के लिए वो हमेशा बंद रहे। और शायद आज हम जो इतना भयानक क्लाइमेट चेंज या इकोलॉजिकल कोलैप्स देख रहे हैं, वो इसी वीआईपी क्लब वाली सोच का साइड इफेक्ट है। बिल्कुल, क्योंकि हमने मान लिया कि इंसानों के विकास के लिए प्रकृति का असीमित दोहन एकदम जायज है। लेकिन यहाँ एक कठोर यथार्थ भी तो है। स्रोत में ही कहा गया है, जीवः जीवस्य भोजनम, यानी एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। मानव जीवन को बनाए रखने के लिए हमें कृषि और वनस्पतियों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिनमें जीवित कोशिकाएं होती हैं। तो इस वीआईडी क्लब की सीमाओं को तोड़े बिना आखिर हम अस्तित्व की रक्षा कैसे कर सकते हैं? इसी वैचारिक गतिरोध को तोड़ने के लिए स्रोत ने नव्य मानवतावाद या नियो ह्यूमनिज्म का ढांचा प्रस्तुत किया है। ये जो दर्शन है ना, ये इस वीआईपी क्लब की सभी दीवारों को पूरी तरह से ध्वस्त कर देता है। वो कैसे? नव्य मानवतावाद मानवीय करुणा और प्रेम को केवल इंसान तक सीमित नहीं रखता, बल्कि संपूर्ण चर और अचर जगत तक फैलाता है, यानी जीवित और निर्जीव दोनों तक। एक मिनट, चर और अचर जगत दोनों, जानवरों और पेड़ों तक करुणा का विस्तार तो समझ में आता है, लेकिन अचर या निर्जीव वस्तुओं को इसमें शामिल करने का क्या मतलब है? क्या एक पत्थर या एक इलेक्ट्रॉन के प्रति भी करुणा दिखाई जा सकती है? ये तो बहुत ही यूटोपियन सा लगता है। ये यूटोपियन लग सकता है, लेकिन इसका आधार भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिकता का एक बहुत गहरा कॉम्बिनेशन है। स्रोत के अनुसार नव्य मानवतावाद ये मानता है कि इस ब्रह्मांड के समस्त अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सभी उसी एक विराट सत्ता की अभिव्यक्तियां हैं। इसके लिए एक प्राचीन श्लोक का संदर्भ दिया गया है, विस्तारा सर्वभूतस्य विष्णोर विश्वमिंद जगत। इसका मतलब है कि एक बुद्धिमान मनुष्य बिना किसी भेदभाव के सभी को अपना समझता है, क्योंकि हर तत्व एक ही मूल स्रोत का विस्तार है। अच्छा, तो निर्जीव के प्रति करुणा का अर्थ उसकी पूजा करना नहीं है? नहीं, उसका अर्थ है उसके अस्तित्व के मूल्य का सम्मान करना। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि एक नदी या पहाड़ सिर्फ उपभोग के लिए कच्चा माल नहीं है, बल्कि उसी विराट सत्ता का हिस्सा है, तो उसका जो दोहन का नजरिया है वो संरक्षण में बदल जाता है। ये तो सीधे तौर पर उपभोक्तावाद या कंज्यूमरिज्म की जड़ पर प्रहार करता है। लेकिन एक विद्यार्थी के नजरिए से सोचूं तो इसे रोजमर्रा के व्यवहारिक जीवन में कैसे उतारा जाए? स्रोत ने दो बहुत भारी शब्दों का इस्तेमाल किया है, सब्जेक्टिव अप्रोच और ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट। ये संतुलन आखिर काम कैसे करता है? हाँ, इन दोनों अवधारणाओं को समझना नव्य मानवतावाद का कोर है। सब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब है मनुष्य की सबसे मूल्यवान आंतरिक संपदा, यानी उसकी भक्ति या सर्वोच्च सत्ता की ओर मुड़ने की चाहत। ये व्यक्ति का वो आंतरिक सफर है जहां वो खुद को ब्रह्मांड से जोड़ता है। लेकिन इंसान सिर्फ ख्यालों की दुनिया में तो नहीं रह सकता ना, उसे समाज में रहना है, जीविका कमानी है। बिल्कुल, और बाहरी संसार के साथ यही जो तालमेल है उसे ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट या वैषयिक सामंजस्य कहा गया है। नव्य मानवतावाद ये नहीं कहता कि आंतरिक शांति पाने के लिए आप सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर चले जाओ। चाहते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट यानी बाहरी सामाजिक न्याय के मोर्चे पर काम करना ही होगा। एकदम सही। स्रोत ने इसे एक बहुत ही सुंदर उपमा से समझाया है ना, कि हमारी जो आंतरिक भक्ति है वो एक बहुत ही छोटे नाजुक पौधे की तरह है, और ये जो बाहरी दुनिया है जो संकीर्ण भाव प्रवणताओं से भरी हुई है, वो उन जंगली जानवरों की तरह है जो इस पौधे को कभी भी कुचल सकते हैं। हाँ, तो इस पौधे को बचाने के लिए इसके चारों ओर एक मजबूत बाड़ या फेंस लगानी पड़ती है। बिल्कुल, और वो सुरक्षात्मक बाड़ ही नव्य मानवतावादी दर्शन है। ये दर्शन हमें सिखाता है कि वो आंतरिक शांति का पौधा तभी सुरक्षित रह सकता है जब हम बाहरी दुनिया में सक्रिय रूप से विश्व एकतावाद या यूनिवर्सलिज्म की स्थापना के लिए संघर्ष करें। मतलब जब कोई व्यक्ति समाज से गरीबी, अन्याय और संकीर्णता को मिटाने के लिए काम करता है, तो वो सिर्फ समाज पर कोई एहसान नहीं कर रहा, वो अपनी खुद की चेतना की रक्षा के लिए उस बाड़ को मजबूत कर रहा है। एकदम सही समझे आप। बिना बाहरी सामाजिक सक्रियता के
आंतरिक आध्यात्मिकता केवल एक स्वार्थी पलायन बनकर रह जाती है। ये मुझे लगता है इस पूरे विषय का सबसे शक्तिशाली निष्कर्ष है। नव्य मानवतावाद का मतलब सिर्फ आंख बंद करके ध्यान लगाना नहीं है। ये एक बहुत ही जुझारू सामाजिक जिम्मेदारी है। अगर हम अपनी उस शुरुआती बात पर लौटें जहां गरीबी के रेगिस्तान में समृद्धि के कुछ ओएसिस बचे हैं। हाँ, पूंजीवाद और साम्यवाद वाली बात। राइट। तो नव्य मानवतावाद का उद्देश्य उस ओएसिस के चारों तरफ ऊंची दीवारें बनाना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य उस पूरे रेगिस्तान को ही एक हरे भरे परिदृश्य में बदल देना है। बिल्कुल। जब तक समाज में किसी भी जीव का शोषण होता रहेगा, तब तक किसी भी इंसान के अंतर्जगत का छंद शांत नहीं रह सकता। बाहरी असंतुलन को ठीक करके ही हम उस मानसिक संकट को हल कर सकते हैं। जब मानव संपूर्ण चर अचर जगत को अपने ही अस्तित्व का हिस्सा मानकर उससे प्रेम करना सीखता है, तब वो परंपरागत मानवतावाद के सीमित धरातल से ऊपर उठकर सच्चे अर्थों में नव्य मानवतावाद में स्थापित होता है। क्या बात है! ये सच में एक ऐसा वैचारिक ढांचा है जो न केवल समाज की आर्थिक समस्याओं का उत्तर देता है, बल्कि हमारे मनोवैज्ञानिक उलझनों को भी सुलझाता है। जो लोग इस विश्लेषण को सुन रहे हैं, उनके लिए ये कोई किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि आज की बटी हुई दुनिया में एक व्यवहारिक सर्वाइवल गाइड है। बिल्कुल। इस गहरी चर्चा के अंत में एक ऐसा विचार उभरता है जो हमें भविष्य की ओर देखने पर मजबूर करता है। नव्य मानवतावाद सिखाता है कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी उसी विराट सत्ता का हिस्सा हैं और करुणा के हकदार हैं। तो आने वाले कुछ दशकों में जब हम अत्यधिक उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के साथ अपनी दुनिया साझा करेंगे, ये बहुत ही दिलचस्प मोड़ है ना? जब मशीनें शायद चेतना के कुछ संकेत दिखाने लगें, तो चूंकि वो भी उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स और भौतिक तत्वों से बनी हैं, तो क्या नव्य मानवतावादी करुणा का वो विशाल दायरा उस तकनीकी चेतना तक भी फैलेगा? क्या भविष्य की नैतिकता केवल जैविक जीवों तक सीमित रहेगी या तकनीकी अस्तित्व को भी गले लगाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि नव्य मानवतावाद की सीमाएं आखिर कहां तक जा सकती हैं। विचार तो बहुत महान है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में इसे लागू कैसे किया जाए? सुबह उठकर ऑफिस जाना है, बिल भरने हैं, दुनिया भर की जिम्मेदारियां हैं। प्रैक्टिकल लाइफ की प्रॉब्लम्स। हाँ, इंसान अपनी इस आंतरिक शांति यानी सब्जेक्टिव इनर पीस और अपनी रोजमर्रा की बाहरी जिम्मेदारियों ऑब्जेक्टिव डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच संतुलन कैसे बनाए? इसके लिए नव्य मानवतावाद बहुत ही स्पष्ट और व्यावहारिक उपाय बताता है। वो क्या है? सबसे पहली बात, इंसान को अपनी उस भक्ति को, अपनी उस सर्वश्रेष्ठ आंतरिक संपदा को हमेशा परम पुरुष या उस परम सत्ता की ओर केंद्रित रखना चाहिए। जब भी बाहरी दुनिया में दबाव महसूस हो, जब लगे कि दफ्तर की राजनीति, समाज की संकीर्णता या आर्थिक दबाव हावी हो रहे, जो कि रोजी होता है, हाँ, तो तुरंत उस परम सत्ता से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे इस आंतरिक खोखलेपन से बचाएं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कदम ये है कि बाहरी जगत में इस भक्ति को केवल एक बंद कमरे की पूजा या निजी डिवोशनल कल्ट तक सीमित न रखा जाए। यानी इसे समाज में उतारना होगा। बिल्कुल, इसे पूरे विश्व में फैलाने का एक डिवोशनल मिशन बनाना होगा। जब भक्ति एक मिशन बन जाती है ना, तो वो समाज की कुरीतियों से लड़ने की ताकत देती है। वाह, ये एक बेहद ऊर्जावान और सकारात्मक विजन है। ज्ञान को सिर्फ अपने दिमाग तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि उसे दुनिया को बदलने का हथियार बनाना है। एकदम सही। और अगर इस दुनिया को हताशा के अंधेरे से निकालकर न्याय, खुशी और संतुलन से भरा एक बेहतर स्थान बनाना है, तो केवल वैचारिक बदलाव काफी नहीं है। हमें एक नए सामाजिक और आर्थिक ढांचे की भी जरूरत है। और हमारे स्रोत इस दिशा में एक बहुत ही मजबूत, व्यावहारिक और प्रगतिशील विकल्प सामने रखते हैं। जी हाँ, जिसे प्राउट या प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थियरी कहा जाता है। प्राउट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नव्य मानवतावाद का ही सामाजिक आर्थिक रूप है। कम्युनिज्म फेल हो गया और कैपिटलिज्म समाज को निगल रहा है। तो प्राउट क्या समाधान देता है? प्राउट सिखाता है कि इस धरती के संसाधनों का उपयोग केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों के बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि संपूर्ण सृष्टि, जिसमें इंसान, जानवर और प्रकृति सब शामिल हैं, उसके कल्याण के लिए कैसे किया जाए। यह एक ऐसा प्रगतिशील ढांचा है जो इंसान की आध्यात्मिक जरूरतों और भौतिक जरूरतों दोनों का सम्मान करता है। और यही वो जगह है जहां हर एक जागरूक इंसान को आगे आना चाहिए।
जो भी इस गहरी, प्रगतिशील और न्यायपूर्ण विचारधारा का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो सच में एक नई सभ्यता के निर्माण में अपना योगदान देना चाहते हैं, उन्हें प्राउड स्टडी सर्कल PROUT स्टडी सर्कल से जरूर जुड़ना चाहिए। बिल्कुल, ये केवल किताबी ज्ञान नहीं है, यह एक आंदोलन है। हाँ, वैज्ञानिक आध्यात्मिकता और नव्य मानवतावाद, जो कि स्पष्ट रूप से भविष्य की मानवता के लिए एक नई नैतिकता है, उसकी समझ को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने के लिए YouTube चैनल सत्विप्रस मूवमेंट को सब्सक्राइब करना एक बेहतरीन कदम होगा। वहां इस दर्शन की बहुत गहरी और तार्किक व्याख्या मिलती है। इसके साथ ही एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वैचारिक दुनिया में प्रामाणिकता बहुत जरूरी है। एकदम सही बात है, मिलावटी ज्ञान से बचना चाहिए। हाँ, भविष्य की मानवता के इस मूल ज्ञान को उसके शुद्ध रूप में समझने के लिए स्रोतों में आनंद मार्ग पब्लिकेशन से संपर्क करने का विशेष रूप से सुझाव दिया गया है। तो जो लोग भी गहराई में जाना चाहते हैं वो क्या करें? कोई भी जिज्ञासु व्यक्ति उनके प्रकाशनों के जरिए इस दर्शन की गहराई में उतर सकता है। अधिक जानकारी और प्रामाणिक पुस्तकों के लिए सीधे amsbooks@gmail.com पर संपर्क किया जा सकता है। यह एक ऐसा कदम है जो किसी की भी वैचारिक दिशा को पूरी तरह से स्पष्ट कर सकता है। बेहतरीन। तो आज की इस गहन और ऊर्जा से भरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो हमने देखा कि कैसे आज का समाज एक वैचारिक घुटन और हताशा से गुजर रहा है। हमने उन खतरनाक संकीर्ण भाव प्रवणताओं, भौगोलिक और सामाजिक सीमाओं के असली चेहरे को पहचाना जो इंसान को इंसान से और इंसान को प्रकृति से अलग करती है। और हमने देखा कि कैसे केवल इंसानों से प्यार करने का ढोंग करने वाला साधारण मानवतावाद अधूरा है। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम नव्य मानवतावाद की उस विशाल ब्रह्मांडीय सोच तक पहुंचे जो इस सृष्टि के हर छोटे बड़े जीव को परम सत्ता का ही रूप मानती है। ये सिर्फ एक दर्शन नहीं है, ये एक क्रांति है। ये जीवन जीने का, सोचने का और इस धरती को बचाने का एक बिल्कुल नया और प्रगतिशील तरीका है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा सवाल यहाँ छोड़ना आवश्यक लगता है। जी बिल्कुल, बताइए। अगर गहराई से सोचा जाए, यदि इस ब्रह्मांड का हर अणु, हर न्यूट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन और हर जीव उसी एक परम सत्ता का, उसी विराट चेतना का विस्तार है, तो कल सुबह जब कोई इंसान अपने घर का दरवाजा खोलकर बाहर की दुनिया में कदम रखेगा, सड़क के किनारे खड़े उन पेड़ों को, पास से गुजरते उन अनजान चेहरों को, आसमान में उड़ते पक्षियों को, या यहाँ तक कि टेबल पर रखी चाय की प्याली को, यदि वो व्यक्ति अपने ही अस्तित्व का एक अखंड विस्तार मान ले, तो क्या उस इंसान का दुनिया को देखने का नजरिया या उसका लिया गया एक भी छोटा सा निर्णय पहले जैसा रह पाएगा? ये एक ऐसा विचार है जो सच में भीतर तक झकझोर देता है और चेतना को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। अगर इंसान खुद को ब्रह्मांड से और ब्रह्मांड को खुद से अलग समझना छोड़ देना, तो उसकी हर एक क्रिया, हर एक विचार का अर्थ पूरी तरह से बदल जाएगा। अन्याय की तो गुंजाइश ही खत्म हो जाएगी। एकदम सही। तो इसी सकारात्मक, ऊर्जावान और प्रगतिशील विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। ज्ञान की इस अंतहीन और रोमांचक खोज में हमेशा आगे बढ़ते रहिए, अपने भीतर के छंद को पहचानते रहिए और इस दुनिया को सभी के लिए एक बेहतर जगह बनाने की दिशा में सोचते रहिए। अगली बार एक नए विषय और एक नई वैचारिक गहराई के साथ फिर से मुलाकात होगी।